Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12 और हम 10th क्लास के चैप्टर 2 के पार्ट 2 पर हैं। चैप्टर 1 में हमने नेशनलिज्म का राइज देखा था यूरोप के अंदर और चैप्टर 2 में हम उसी चीज को इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं कि इंडिया में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे स्वराज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से चल रही थी और किस तरह की कमियां उसमें आ रही थी और फिर वो जो मूवमेंट होती थी उसको वापस लेना पड़ता था। फिर एक मूवमेंट चलती है स्वराज के नाम पर कि हमें स्वराज चाहिए और फिर हमने देखा कि स्वराज को हर किसी ने अपने अपने तरीके से समझा है। स्वराज किसी किसानों के लिए अलग था और लोगों के लिए अलग था। स्कूल वाले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के उनके लिए अलग था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है स्वराज इन प्लांटेशंस। कि अगर हम बागानों की बात करें तो बागानों में स्वराज का क्या मतलब था, जो बागान में जो काम करते थे उन लोगों के लिए स्वराज का क्या मतलब था, किस तरह से वो स्वराज को देखते थे और उसके लिए उन्होंने किस तरह से कार्य किए, किस तरह से मूवमेंट किए, किस तरह से आंदोलन किया, तो वो आज हम देखेंगे। Workers too had their own understanding of महात्मा गांधी and the notion of स्वराज। कि जो महात्मा गांधी बोलते थे उनका वो अपना ही अलग मतलब निकाल लेते थे जो वर्कर्स होते थे और उसको वो अपने ही तरीके से फिर समझते थे। तो जैसे कि अगर हम बात करें प्लांटेशन वर्कर्स की आसाम में, तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था। अब हर किसी के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए या किसी के लिए भी फ्रीडम का सबके लिए अलग अलग मतलब है। तो उन लोगों के लिए उस टाइम पर फ्रीडम का मतलब क्या था, वही चीज जो किसी चीज को बांधने में रोकती है हर इंसान के लिए, वही उसको मुक्त कर देना ही उसकी फ्रीडम है। तो अगर हम बात करें आसाम के वर्कर्स की, तो उनके लिए राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड। कि जहां पर वो काम करते थे उस काम करने से उनको बाहर अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो उनके लिए कि फ्रीली वो इन एंड आउट हो सके, कि वो अंदर जब उनका मन करे वो आके काम करे, जब उनका मन करे वो बाहर जाए, उनके लिए वो फ्रीडम थी। एंड उसके बाद उनको एक लिंक बनाने के लिए मना किया गया था जिस विलेज से उनको लाया गया था। कि जिस विलेज से उनको लेकर आए थे उस विलेज से उनको लिंक नहीं रखने दिया जाता था। तो उनके लिए फ्रीडम क्या थी कि वो फ्रीली अपने गांव जा सके, वहां से जब मन करे काम पर आ सके। तो उनके लिए फ्रीडम इस तरीके की होती थी। अब जब उन्होंने देखा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में, तो इसमें क्या हुआ कि प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। अब वो टी गार्डन्स को बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन के छोड़ नहीं सकते थे और परमिशन उन्हें मिलती नहीं थी। क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको परमिशन देते नहीं थे, उनको तो काम से मतलब था, तो इसलिए उनको परमिशंस नहीं मिलती थी बाहर जाने के लिए। Thousands of workers defied the authorities। अगर जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन के लिए बारे में सुना, असहयोग आंदोलन के बारे में सुना कि अब कोऑपरेट नहीं करना है इन लोगों के साथ, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने जो है वहां की जो अथॉरिटीज थी उनका काम करने के लिए मना कर दिया और वहां से उन्होंने प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घर की तरफ रुख कर लिया। हेडेड होम, अपने घर की तरफ वो चलने लगे। दे बिलीव दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। उनको लगता था कि अब गांधी राज आने वाला है और हर किसी को उनके गांव में ही जो है जमीन वो मिल जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने वहां से प्लांटेशंस को छोड़कर अपने घर की तरफ जाना शुरू कर दिया। बट दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। लेकिन वो अपने घर तक पहुंचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? स्टैंडर्ड ऑन द वे by a railway and steamer strike, they were caught by police and brutally beaten up। अब उनको वहां पे स्ट्राइक वगैरह चली हुई थी, रेलवेज वगैरह काम नहीं कर रही थी, तो अब उनको रास्ते में ही पकड़ लिया गया और उनको बुरी तरह मारा गया और अब वो अपने घर भी नहीं जा पाए। The visions of these movements were not defined by the Congress program। और इन जो मूवमेंट्स के जो विजन थे वो कांग्रेस के अगर हम बात करें तो उसने डिफाइन नहीं किए हुए थे। तो इसलिए क्या होता था, अब स्वराज जो है, अब स्वराज का अलग ही मतलब, अब अगर आपको नहीं पता है कि स्वराज का क्या मतलब है तो आपने अपनी आंखों से उस सपने को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, किसी ने डिफाइन ही नहीं किया है कि ये क्या है। तो उन्होंने अपनी तरह से स्वराज को इंटरप्रेट कर लिया था in their own way, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over। कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा, ऐसा स्वराज आ जाएगा कि ना ही तो कोई सफरिंग रहेगी, ना ही कोई दुविधा रहेगी, ना ही कोई ट्रबल रहेगा, ना ही कोई मुसीबत रहेगी। Yet
When the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all-Indian agitation. तो हर तरह से महात्मा गांधी से, स्वराज के मूवमेंट से, ट्राइबल्स के लोगों ने या किसी भी तरह के लोगों ने अपने आप को अपने तरीके से जो है लिंक कर लिया था. एंड जब वो इस महात्मा गांधी के नाम पर अपना काम करते थे या कांग्रेस से जब इस मूवमेंट को वो लिंक कर कर देखते थे, तो वो जो है वो एक मूवमेंट जो था वो बियॉन्ड द लिमिट था. उस लोकेलिटी के जो है, जो अगर वो लोकेलिटी है उससे काफी अधिक उस स्तर पर वो फैला हुआ था. तो इस तरह से अब हमने क्या देखा कि हर किसी ने स्वराज का अपना मतलब निकाल लिया और उस तरह से काम करना शुरू कर दिया. और उसके बावजूद क्या हुआ, जब उसको डेफिनेशन ही उन्हें नहीं पता थी और वो अपने ही तरीके से अपनी ही दिशा में बढ़ते गए, तो उनको पकड़ लिया जाता था और उनको फिर पीटा जाता था. ये बात थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, जो हमने पढ़ी, असहयोग आंदोलन जब चलाया महात्मा गांधी ने. अब हम बात करेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस. अब सविनय अवज्ञा की तरह कैसे बढ़े, कि अब हमें नॉन कॉपरेशन से महात्मा गांधी ने किस तरफ मोड़ कर रख दिया सिविल डिसोबीडियंस की तरफ, जिसको आप बोलते हैं सविनय अवज्ञा. कि सविनय अवज्ञा, प्यार से उनकी बात को बोल दो, हम नहीं करेंगे, अवज्ञा करनी है ब्रिटिशर्स की बातों की, उनकी बातों को नहीं मानना है, उनका ओबीडियंट नहीं बनना है. ठीक है, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की. इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने जो है नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो मूवमेंट है, और हर मूवमेंट के साथ ऐसा ही हुआ है कि जब उनको लगने लग गया कि अब ये जो है वायलेंट होती जा रही है, तो वो वापस ले ली जाती थी. Within the Congress, some leaders were now tired of mass struggles and wanted to participate in election to the provincial council. अब जो प्रांतीय परिषद के चुनाव वहां पर होने थे, जो प्रोविंशियल काउंसिल के जो चुनाव थे, अब उन लोगों को लगने लगा कि हमें इससे तो अच्छा है कि हम इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, कम से कम कुछ तो पावर मिलेगी. तो अब इस तरह से लोगों ने जो है ये सेट करना शुरू कर दिया. और ये प्रोविंशियल जो काउंसिल है कि इसके इलेक्शन किसके बेसिस पे सेट हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इससे आपका जो है प्रोविंशियल इलेक्शन भी सेटअप हुए थे. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो प्रोविंशियल इलेक्शन कैसे सेटअप हुए थे, किस एक्ट के अंदर सेटअप हुए थे, तो आप बता सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. They felt that it was important to oppose British policies within the council, कि उस काउंसिल में रहकर उनकी पॉलिसीज को अपोज करना अच्छी बात होती है. अपने हक के लिए लड़ो, रिफॉर्म के लिए आर्ग्यूमेंट करो, एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, कि भाई ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है. तो इस तरह से अब उन लोगों को लगा कि इससे तो हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए और मूवमेंट को अभी रोक देना चाहिए. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, C.R. दास ने, चितरंजन राज दास ने और आपके मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी का. स्वराज पार्टी इन्होंने बना दी. तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है. स्वराज पार्टी का गठन कर दिया C.R. दास ने और मोतीलाल नेहरू ने. अब जो यंगर लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने क्या किया, दे प्रेज्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल्ली इंडिपेंडेंस. अब जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो किस चीज पर जोर दे रहे थे, पूर्ण स्वतंत्रता पर, अपना फुल्ली इंडिपेंडेंस, की हमें जो है ये नहीं चाहिए कि काउंसिल में रहना है और ठीक है हम उनके अंडर काम करेंगे, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, फुल्ली इंडिपेंडेंस हमें चाहिए. ठीक है, तो अब इस तरह से दो जो गुट बन गए कि एक लोग जो पॉलिटिक्स को साथ में रखकर उन काउंसिल में रहकर उस चीज को अपोज करना चाहते थे, और दूसरे लोग क्या चाहते थे कि अब जो है उग्र तरीके से हम जो है मास को मोबिलाइज करें और अपने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करें. In such a situation of internal debate and dissension,
Two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. अब अगर हम बात करें ऐसी सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर डिबेट चल रही है, असहमति चल रही है, तो वहां पर क्या है, कैसे अब होना शुरू हो गया। देखो, पहला तो क्या था, द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, की महामंदी। दूसरा क्या था, जैसे कि अब महामंदी आ गई, तो महामंदी से क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्राइस जो है वो जो है गिरना शुरू हो गए, और जो है जब डिमांड जो है उनकी फेल हुई, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए, पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। अब वो कहाँ बेचे अपने जो है, तो अब अगर वो बेच नहीं पाएंगे तो वो रिवेन्यू कैसे देंगे। जब वो रिवेन्यू नहीं देंगे तो अब फिर से उनकी जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उस पर उनकी मार। सो बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। अब ये पूरा डिस्टर्ब एरिया हो गया था आपका कंट्री साइड वाला, आपका जो भी ग्रामीण इलाके थे, ये सब पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस में चल रहा था। उसके बाद एक तरफ तो महामंदी आ गई, अगर हम बात करें, एक तरफ तो महामंदी का दौर चल रहा है, ना पैसा है, ना रेवेन्यू है, कुछ नहीं है, तो यहां से किसान मारा गया। दूसरी तरफ, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। अब ये साइमन कमीशन के बारे में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। तो ये साइमन कमीशन था क्या? सेट अप in response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India. अब इसको क्या देखना था, इसको क्या टारगेट मिला था कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है इंडिया में काम कर रहा है। हमारी जितनी भी नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चल रही थी, उन सबको दबाने के लिए एक तरह से था, और इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, और इसीलिए जो है इंडियंस जो है इसको बॉयकॉट कर रहे थे और कह रहे थे कि साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगा रहे थे। एंड दे वर ऑल ब्रिटिश। तो जब ब्रिटिशर्स आएंगे इंडिया में किसी सिस्टम को, अपने सिस्टम को देखने के लिए, तो वो उसको सही ही बताएंगे, तो इंडियंस की गलती है उसमें। तो इसलिए जो है इंडियंस जो है वो अपोज कर रहे थे साइमन कमीशन का। When the Simon Commission arrived in India 1928, अब डेट याद रखनी है, 1928, it was greeted with the slogan "Go back Simon." अब इसको क्या कहा गया, Go back Simon. All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstration, और आपकी कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग दोनों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। And in an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो लॉर्ड इरविन है उन्होंने क्या ऑफर दे दिया, डोमिनियन स्टेटस का ऑफर दे दिया, और वो भी कोई टाइमिंग उसके लिए फिक्स नहीं की गई, एंड फिर क्या, किस चीज का न्योता मिला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, कि उसमें जो है आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। एंड दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, और इससे जो है कांग्रेस लीडर्स जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुए, दे वर नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस ऑफर। ओके, देन व्हाट हैपेंड, The radicals within the Congress led by जवाहरलाल नेहरू, जो आपके रेडिकल वाले थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये अब और ज्यादा गुस्से में आ गए। एंड जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे, जो हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। अब जो है ये जो लोग हैं ये गुस्से में आके अपना काम कर रहे हैं, तो जो आपके मॉडरेट्स हैं, लिबरल्स हैं, जो चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन आए, अब उनका धीरे धीरे जो है इन्फ्लुएंस जो है लोगों पर वो खत्म हो रहा था। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj. और फिर अब आपको सेशन भी याद रखने हैं, सेशन याद रखना है, प्रेसिडेंट याद रखना है। लाहौर सेशन में, लाहौर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के अंडर में एक पूर्ण स्वराज की मांग की गई। दिसंबर 1929, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, लाहौर कांग्रेस, और डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कि फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब हम जब बात करेंगे पूर्ण स्वराज के बारे में बात करेंगे।
इट वॉज डिक्लेयर्ड, और वहीं पर ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के बारे में जो है मनाया जाएगा। और इसीलिए फिर इसी चीज को दर्शाने के लिए हमारा जो संविधान है उसको 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की तरह से मनाया गया था। When people want to take a pledge to struggle for complete independence, कि वहां पर जो है लोग अब प्लेज लेंगे, ये प्लेज भी इसमें दिखाई गई है। We believe that it is the inalienable, कि ये अहरणीय राइट है, इनको कोई हर नहीं सकता है। किसके? ऑफ इंडियन पीपल के। क्या राइट्स है वो? जैसे कि लाइक अनदर पीपल टू हैव फ्रीडम एंड टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल, कि उन्हें फ्रीडम भी चाहिए और अपनी मेहनत के फल उन्हें मिले, जिस तरह से उनकी जो नेसेसिटीज है लाइफ की वो पूरी हो, सो दैट दे मे हैव फुल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। अब उनको ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज फिर तभी तो मिलेंगी। वी बिलीव ऑल्सो दैट इफ एनी गवर्नमेंट डिप्राइव्स अ पीपल ऑफ दीज राइट्स एंड ऑप्रेसेस देम, द पीपल हैव फर्दर राइट टू ऑल्टर इट और टू अबॉलिश इट। और अगर इसके विपरीत कोई भी गवर्नमेंट आकर उनकी इन चीजों का हरण करती है, इन राइट्स को दबाती है, तो उनको पूरा हक है या तो उसको बदल दे या उसको खत्म कर दे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज नॉट ओनली डिप्राइव्ड द इंडियन पीपल ऑफ देयर फ्रीडम, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इंडिया में ना सिर्फ उन लोगों की फ्रीडम को दबाया है, बट हैज बेस्ड इटसेल्फ ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस। उन्होंने किस किस चीज का एक्सप्लॉयटेशन किया है? वहां के मासेस का, वहां की इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, पॉलिटिकली किया है, कल्चरली किया है, स्पिरिचुअली किया है। वी बिलीव देयरफॉर, इसीलिए जो वो लोग प्लेज ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम विश्वास रखते हैं कि इंडिया मस्ट सेवर द ब्रिटिश कनेक्शन एंड अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि अब उसको ब्रिटिश कनेक्शन को तोड़ देना है, छोड़ देना है और अब उसको पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ना है। तो यहां से बात होती है अब पूर्ण स्वराज की। अब हम आगे पढ़ेंगे द सोल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सोल्ट मार्च के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, और हम पढ़ेंगे इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। देखिए, महात्मा गांधी फाउंड इन सोल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब महात्मा गांधी ने नमक के अंदर क्या देखा? एक ऐसा सिंबल, उन्होंने नमक को इस तरह से देखा कि जो कंट्री को यूनाइट कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? क्योंकि गरीब भी नमक खाते हैं, अमीर भी नमक खाते हैं, और जो अगर आपको बिजनेस करना है तो उसकी टैक्सेस भी हटाने हैं। तो उन्हें दिखा कि नमक एक ऐसी चीज है जिसके लिए गरीब अमीर हर तबके के लोग जो है लड़ाई करेंगे, अपने लिए लड़ेंगे और बात रखेंगे इस चीज पर। तो इसलिए उन्होंने सोल्ट मार्च के बारे में ठान लिया। On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands। और 11 demands उन्होंने रखते हुए वाइसराय जो थे उस टाइम के, इरविन, उनको जो है एक लेटर भेज दिया। उसमें उन्होंने अपने लेटर्स के बारे में क्या था, जैसे सम ऑफ दीज वर जनरल इंटरेस्ट की कुछ बातें थी, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी अलग अलग तबके के लोगों की। उसमें आपके इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर आपके छोटे किसानों तक सबकी ही डिमांड्स जो है उसमें रखी गई थी। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम, कि इस तरह से जो है डिमांड्स को रखा गया था कि हर क्लास के लोग, हर तबके के लोग उस चीज को समझ सके और उसमें इकट्ठे आ सके, उस कैंपेन को करने के लिए इकट्ठे एक साथ आ सके। द मोस्ट स्टेयरिंग ऑफ ऑल was the demand of abolish the salt tax। अब सोल्ट पे टैक्स लगता था, उसमें क्या है, अब उसकी जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं की मोनोपोली चल रही थी, अब वही प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर और कोई इस चीज में जाएगा तो उसको सोल्ट टैक्स भरना पड़ेगा। सो सोल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर, वो गरीब को भी खाना है, अमीर को भी खाना है, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ द फूड, एवरीवन नो दिस। द टैक्स ऑन सोल्ट, अब अगर टैक्स लग जाएगा सोल्ट के ऊपर, एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, सो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो यहाँ से शुरू होता है कि कैसे कैसे सोल्ट टैक्स के, सोल्ट को उन्होंने देखा और कहाँ से फिर उनके दिमाग में आया, जिसको हम दांडी मार्च भी बोलते हैं। तो ये कैसे हुआ? अब जो लेटर था एक तरीके से एक अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया कि अगर हमारी जो है डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तो हम जो है दांडी मार्च करेंगे और हम जो है अब सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन जो है लॉन्च कर देंगे।
इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन अपनी जिद पे अड़ा रहा, उसे कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए था, वो तैयार भी नहीं था, उसको लगता था एवं ही सब ड्रामा कर रहे हैं और सब हो जाएगा 2-4 दिन में खत्म, फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो अब जब वो तैयार ही नहीं हुआ नेगोशिएशन के लिए, सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया और ये मार्च जो था ये 240 माइल्स तक था फ्रॉम गांधी जी आश्रम, जो गांधी जी का साबरमती आश्रम है वहां से उन्होंने शुरू किया। और ये कहाँ तक था? गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, दांडी तक था। इसको आप दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक हुआ? साबरमती टू दांडी, गुजरात में, साबरमती टू दांडी। द वॉलंटियर्स वर्क फॉर 24 डेज, और ये पूरा कब हुआ? 24 दिनों में पूरा हुआ। अबाउट 10 माइल्स पर डे, तो वो जो है 10 मील जो है रोज चलते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेरेवर ही स्टॉप, जब भी वो रुकते थे तो हजारों की संख्या में लोग आते थे उनको सुनने के लिए। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज, और फिर वो उनको बताते थे कि स्वराज का क्या मतलब है, और उनको बोलते थे कि पीसफुली जो है ब्रिटिशर्स को आपको मना कर रहा है, आपको कोई लड़ना नहीं है, वायलेंट नहीं चाहिए, पीसफुली आप डिनाई करो। On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water। और फिर 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और उन्होंने जो है वहां पर जाकर सी वाटर लिया, उसको उबालना शुरू किया और नमक बनाना शुरू कर दिया। किस लिए? कि ताकि ये लॉ है जो टूटना चाहिए। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और यहीं से शुरू होता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि भाई उसमें भी हम मनाही कर रहे थे, इसमें सविनय अवज्ञा आ गया, उसमें असहयोग की बात कर रहे थे, तो ये अलग कैसे है? पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन, अब की सिर्फ कॉपरेशन को ही रिफ्यूज नहीं करना है, एज दे हैड डन इन 1920-21, जो उन्होंने 1921-22 में मना किया, बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। अब उनको जो कॉलोनियल लॉज बने हुए हैं, औपनिवेशिक जो लॉज है बने हुए हैं, उन नियमों को भी जो है तोड़ देना है, बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट। उन्होंने जो है अब ये जो नमक का कानून था वो जो है तोड़ दिया, सोल्ट को मैन्युफैक्चर किया और उसको फिर कहाँ पे लेके गए? डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ होता था उनका? इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सोल्ट फैक्ट्रीज। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट हो गया, जो शराब की दुकानें थी वो बंद हो गई। पीजेंट्स ने जो है अपना जो चौकीदारी का और जो राजस्व जो है आपको वो लगान देते थे वो सब बंद कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया। बहुत सारे लोगों ने, फॉरेस्ट लोग को जो उनको एंट्री बैन की गई थी वहां पर उन्होंने जाना शुरू कर दिया रिजर्व्ड एरियाज में, अपने जो है कलेक्ट करने के लिए वुड को और अपने पशुओं को चराने के लिए। तो जहां पर भी कॉलोनियल लॉज बन रहे थे जो लोगों के अहित में थे, हित में नहीं थे, वहां पर लोगों ने अब उनको धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। वरीड बाय, अब देखो अब उन्होंने तो कर दिया, अब लेकिन थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट भी सोचेगी कि ये हो क्या रहा है। सो वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। अब उन्होंने क्या किया? कांग्रेस के लीडर्स को जो है अब जेल में डालना शुरू कर दिया। और फिर जब अब्दुल गफ्फार खान, जो महात्मा गांधी के ही शिष्य माने जाते हैं, उनको जब पकड़ा गया अप्रैल 1930 में, तो एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर की गलियों में लोग आ गए, वहां पर उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। एंड उन्होंने वहां पर पुलिस की फायरिंग भी देखी, बहुत सारी चीजें देखी, कई मारे भी गए। अ मंथ लेटर, और उसके 1 महीने बाद महात्मा गांधी भी अरेस्ट हो गए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट, और लोगों ने फिर क्या है पुलिस को पोस्ट पर, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर, लो कोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर जो है उन्होंने धरने देना, अटैक करना शुरू कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ? अब जो गवर्नमेंट थी उसने अब फिर से कौन सी पॉलिसी अपना ली? उसको निर्ममता से दबाने की, ब्रूटल रिप्रेशन। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक, जो शांति में अपना जो सत्याग्रह कर रहे थे, अपना जो मूवमेंट कर रहे थे, शांति में बैठे हुए लोग थे, उन लोगों को पीटा जाता था, वुमेन को, चिल्ड्रन को। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब जब ये सिचुएशन फिर से महात्मा गांधी ने देखी, उन्होंने फिर से क्या कर दिया? कॉल ऑफ द मूवमेंट,
कि भाई अब ये तो फिर से वायलेंट में बदल गई, अब इसको वापस ले लो। एंड इरविन के साथ उन्होंने 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट जो है वो साइन कर दिया। एंड बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन सेकंड जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जाने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया, जो कि पहले जो है बॉयकॉट कर दी गई थी। लंदन में ये हुई थी। अब 1931 में दिसंबर में गांधी जी जो है लंदन गए इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, लेकिन जो है वहां पर नेगोशिएशंस अच्छे से नहीं हो पाए और वो जो वापस आए तो डिसअपॉइंटेड होकर आए। फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो एक जो है इस विरोध को दबाने के लिए एक अलग ही साइकिल चली हुई है। देन गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू जो है वो जेल में थे और जो कांग्रेस जो है वो डिक्लेयर कर दी गई थी इलीगल। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, कोई मीटिंग नहीं कर सकता था। तो अब ये सब चीजें चल रही थी और इस चीज के जो है इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए अगर हम बोले तो महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, 7वीं अवज्ञा आंदोलन को फिर से रीलॉन्च कर दिया कि भाई अब जो है हम इसको फिर से चला देते हैं। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड बट बाय 1934 इसने फिर से अपनी जो है गति जो है धीमी कर ली, अपना मोमेंटम जो है धीमा कर लिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसे किस तरह से देखा, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अभी हमें ये भी देखना है। Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? अब देखो, अब अलग अलग लोगों के लिए स्वराज के क्या क्या मतलब थे। अगर हम बात करें कंट्री साइड में तो जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज थी जैसे कि पाटीदार आपके गुजरात के हो गए या उत्तर प्रदेश के जाट हो गए, उन लोगों के लिए क्या था, देवर एक्टिव इन द मूवमेंट। वो शुरू में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। कैसे कि जैसे वो प्रोड्यूस करते थे कॉमर्शियल क्रॉप्स, तो कॉमर्शियल क्रॉप से जो है पैसा आता था। लेकिन अब क्या हुआ, महामंदी चल रही है, प्राइस जो है फॉल होते जा रहे हैं, कैश जो है उनका डिसअपियर होना शुरू हो गया। तो उन लोगों को अब जो है गवर्नमेंट को पे कैसे करेंगे, कैसे रेवेन्यू देंगे। तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा कम कर लो, रेवेन्यू जो है कम कर लो। वो जो गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं मान रही थी क्योंकि उनको तो पूरा अपना जो यूरोप का खर्चा था वो वहीं से चलाना था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इस वजह से वो जो है सिविल जो आपकी डिसओबीडियंस मूवमेंट थी उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो है इस चीज पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ा, हाई रिवेन्यूज ही रहे। तो उनको जब दोबारा ये रीलॉन्च हुई तो उन्हें लगा कि फालतू का टाइम जो है वेस्ट होगा, इससे होना जाना कुछ नहीं है। तो दूसरी बार उन्होंने इतना ध्यान ही नहीं दिया उस पर। तो ये था हमारा पर्सपेक्टिव किसका, रिच पीजेंट कम्युनिटीज का, कि इससे कोई भी हमारा फायदा हुआ नहीं है, तो इसलिए हमें इसमें नहीं जाना है दोबारा से। वो फिर इस चीज को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर दूसरी बात करें पुअर पीजेंट्री की, तो वो जो है वो सिर्फ रिवेन्यू की डिमांड को कम करने के लिए ही नहीं थे उसमें, बल्कि जैसे उन्हें कुछ छोटा सा लैंड जिस पे वो कल्टीवेट करते थे वो भी उन्हें जो है उनका रेंट उनको पे करना पड़ता था। अब रेंट पे करना पड़ता था तो वही चीज जब महामंदी है तो अब वो चीजें जो उनकी इनकम है वो आएंगी नहीं, तो वो कैसे जो है रेंट देंगे, रेंट भी देना है, लगान भी देना है, तो कहाँ से देंगे। तो वो क्या चाहते थे कि इस चीज पर ध्यान दिया जाए, जो रेंट है उसको कम कर दिया जाए और माफ कर दिया जाए रेंट को। तो इसलिए उन्होंने जो है काफी सारी रेडिकल मूवमेंट्स जो आपकी समाजवादी लोगों ने या कम्युनिस्ट लोगों ने चलाई हुई थी उसको ज्वाइन किया, उसमें उन्होंने अपने इश्यूज रखे। लेकिन अब कांग्रेस फंस गई। कांग्रेस को लगा अगर वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जाती है तो पीजेंट्स की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर वो बड़े किसानों के साथ रहती है जिनको इनको रेंट देना पड़ता है, अगर वो उनकी बात रखेगी तो उनके हाथ से जो है ये फिसल जाएंगे, और अगर इनकी बात रखेगी छोटे किसानों की तो बड़े किसान फिसल जाएंगे। तो कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन इन द मोस्ट प्लेसेस। तो अब जो है जो कांग्रेस थी वो इस चीज में बड़ी हिचकिचा रही थी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। तो यहाँ से भी गई, यहाँ से भी इस बार इन लोगों ने जो है अच्छी तरह साथ नहीं दिया। अब अगर बात करें बिजनेस क्लासेस की, वो क्या कर रहे थे, तो वो क्या चाहते थे। अब उन्होंने पहले क्यों हिस्सा लिया,
उन्हें लगा कि भाई जैसे अब टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, टैक्सेस इनकम टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, तो उनको पे करना पड़ता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। तो उन्हें लगा कि भाई अगर इन चीजों में हम कूदेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम करेंगे तो इससे हमारा फायदा होगा। बट लास्ट में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए उन्होंने भी धीरे धीरे इस चीज को कम करना शुरू कर दिया। अब टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 और फिक्की की स्थापना हुई 1927 में, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सोसाइटीज। और इसको चलाते कौन थे? जैसे आपके पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला। तो इनको क्या लगता था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका सारा कंट्रोल तो जो है ब्रिटिशर्स लेकर बैठे हैं। तो इसलिए इस चीज को करने के लिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसमें हिस्सा दिया। इनफैक्ट उन्होंने इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल तरीके से भी उस मूवमेंट की हेल्प की। लेकिन अब धीरे धीरे इस चीज से उन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ, और फायदा नहीं हुआ तो फिर धीरे धीरे वो भी शांति से बैठ गए। और जैसे ही फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर हुआ, तो अब जो है उनको ऑर्डर लगने लग गया कि अब मिलिटेंट एक्टिविटीज आ जाएंगी, या उनके जो बिजनेस का जो है वो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा। तो इस वजह से लोगों ने, और फिर उन्हें दिख रहा था कि कांग्रेस में भी कुछ लोग जो है सोशलिस्ट भावना के आ गए हैं, तो इस वजह से उन्होंने भी अपना जो है हाथ जो है पीछे कर लिया। अगर हम बात करें तो हर तरीके से हर लोगों को यही लग रहा था कि अब इसमें आगे अपने काम को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस की, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सिवाय नागपुर के। उसके बाद कुछ जो वर्कर्स थे उन्होंने उसको, ठीक है भाई, गांधी के प्रोग्राम में उन्होंने हेल्प किया, जो फॉरेन गुड्स थे उनको बायकॉट किया। लेकिन फिर धीरे धीरे स्ट्राइक्स वगैरह होने लगी और ये सब चीजें फिर धीरे धीरे ढलती चली गई। उसके बाद वुमेन के पार्टिसिपेशन के बिना तो ये चीजें नहीं होती है। तो क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन था, वुमेन का क्या रोल था, तो वुमेन का जो रोल था वो काफी हद तक बहुत शानदार रहा। जब गांधी जी का सॉल्ट मार्च हुआ, बहुत सारी वुमेन जो है अपने घर से आती थी, उनकी बातें सुनती थी, मार्चेस में जो है प्रोटेस्ट करती थी, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करती थी। लेकिन उनमें से काफी जो औरतें थी वो जेल में भी गई। लेकिन अब कांग्रेस जो है उनको किस तरह से सोचती थी, गांधी जी ने उनको किस तरह से सोचना शुरू कर दिया कि जो घर का काम है उनका, जैसे कि आपका कोई भी गुड मदर्स है, गुड वाइफ्स है, या जो भी अपना चूल्हा चौका उन्हें देखना है, वो उनका पहला परम कर्तव्य उनका वही है। ठीक है, अगर बात करें कि पोजीशन वगैरह की, तो वो कांग्रेस उनको देती नहीं थी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें। And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. तो अब उनको क्या लगा कि अब हमारा भी जाना बेकार है। उनको सिर्फ क्या चाहिए होता था, इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, कि ठीक है भाई ये आए हुए वुमेन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उनको बस इतना ही चाहिए था। तो इस तरह से धीरे धीरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो है पॉपुलैरिटी बोल लीजिए या उसका जो लिमिट्स है वो बनती चली गई, और कैसे फिर वो जो है प्रेस होता चला गया, हम बोल सकते हैं रिप्रेस हो गया वो, कैसे धीरे धीरे जो है वो उसका जो इन्फ्लुएंस था, उसका जो इम्पैक्ट था वो लोगों से जो है कम होने लगा। सो दिस वॉज अबाउट द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। और चैप्टर 1 जो 2 का थर्ड पार्ट है उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लाइक अ स्टोरी। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।